केशव प्रसाद मौर्य लगातार चर्चा में। विवादित मुद्दों पर क्या है उनका कहना, देखिए इस खास इंटरव्यू में। केशव प्रसाद मौर्य के साथ इस यात्रा का पहला पड़ाव फर्रुखाबाद है। फर्रुखाबाद पहुंचने से पहले इस हेलीकॉप्टर में ही कुछ समय है जिसमें हम उनसे बात करते हैं। केशव सर, इस चुनाव में 80 और 20 की बहुत बात हो रही है। ये 80 और 20 क्या है? भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोटों की बाढ़ आई है। सारे जो मतदाता हैं वह मतदाता इस बात को खूब अच्छी तरीके से समझ लिए कि भाजपा को पहले पिछड़ों और दलितों से दूर रखने की एक साजिशन योजना बनाई गई थी और उसमें लोग यह समझते थे कि भाजपा अगड़ों की पार्टी है। लेकिन जब वो भाजपा में आए तो उनको लगा कि यही तो हमारी पार्टी है। हमें ये सपा बसपा कांग्रेस वाले गलत स्थान पे रोके थे और भाजपा के बारे में गलत दुष्प्रचार कर रहे थे। अभी यह सब लोग मुसलमानों के बारे में इस प्रकार की कोशिश करते हैं कि जैसे मुसलमान ना हो गया वो उनका वोट बैंक मजबूर वोट बैंक हो गया कि भाजपा का डर दिखा दो और सारा मुसलमान वोट प्राप्त कर लो, बिना उनका विकास किए, बिना उनको शिक्षित किए, बिना उनको रोजगार दिए, बिना उनके जीवन में परिवर्तन लाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देते हुए आगे बढ़ रही है। भाजपा के लिए गरीब गरीब एक समान है, किसान किसान एक समान है, बेटी बेटी एक समान है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन मैसेज जो जा रहा है सर, वो 80 हिंदू और 20 मुसलमान का ही जा रहा है। और आप लोग के भाषण में ये साफ उन लोग को पता चलता है कि 20 मतलब मुसलमान नहीं। ये जो विपक्ष के नेता हैं यह उनकी सोच है कि हम इस प्रकार का अगर दुष्प्रचार करेंगे कि भाजपा वाले केवल 80% हिंदू की बात करते हैं, मुसलमानों के बारे में उनका ये कहना है तुम मत दो हमको वोट। लेकिन हम ऐसी बातें नहीं करते हैं। अगर हम ऐसी बातें करते तो उस वर्ग के लिए हम काम क्यों करते? उसे प्रधानमंत्री आवास के मकान क्यों देते हैं? उसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कन्या योजना में मुफ्त का जो राशन दे रहे हैं राशन क्यों देते? हम सामूहिक विवाह योजना, जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, उसमें हिंदू लड़की हो चाहे मुस्लिम लड़की हो सबका विवाह क्यों करते? चाहे भर्तियां हो, चाहे रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, हम सबको अवसर दे रहे हैं। और ये प्रमाण है, ये कोई हमारा बयान नहीं है, ये तो कागज का पन्ना रखा हुआ है खुला कि उसमें हमने किनको दिया है किनको नहीं दिया है। लेकिन यह बात विपक्ष नहीं बोलेगा। लेकिन ये मैसेज सर इसलिए जाता है ना कि जब आप जिक्र करते हैं जालीदार टोपी की, लुंगी की, जिन्ना की, पाकिस्तान की, तो ये सारा जो जिक्र है इसी से जाता है कि 20 वही। जिन्ना की बात हमने नहीं किया है। इस चुनाव के अंदर जिन्ना को लेकर के आने वाले तो श्री अखिलेश यादव हैं। बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी का निधन हुआ, वो पिछड़ों के भी, प्रदेश के भी, देश के भी बड़े नेता थे। केवल मुस्लिम वोट बैंक ना नाराज हो जाए तो श्री अखिलेश यादव जी उनको श्रद्धांजलि देने भी नहीं गए। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? हम क्यों तुष्टीकरण करेंगे? हमें बिना तुष्टीकरण, जब हमारी झोली भर करके जनता ने रखी हुई है, 2014 में हमें 73 सांसद दिए, 2017 में हमें 325 विधायक दिए, 2019 में हमें सपा बसपा कांग्रेस लोकदल सबके एक साथ आने के बाद हमें 64 सांसद और 51% वोट दिए, तो हमें इसकी क्या जरूरत है? उन्होंने यह करके अपने पक्ष में पोलराइजेशन करने का काम किया। तुष्टीकरण वो करते हैं, हम नहीं करते। हम तो विकास करते हैं, हम तो सुशासन देते हैं, हम तो सुरक्षा देते हैं, हम तो दंगा मुक्त प्रदेश बनाते हैं। अच्छा सर, एक सवाल ये कि मुख्यमंत्री जी बदनाम थे नाम बदलने के लिए, जिलों का, इमारतों का, जगहों का नाम बदलते थे। लेकिन इस चुनाव में आप नाम बदल रहे हैं। नमाजवादी पार्टी, समाप्तवादी पार्टी, अखिलेश अली जिन्ना, प्रियंका गांधी, प्रियंका ट्विटर वाड्रा, ये नाम बदलना क्या है? देखिए, इसका ये अर्थ नहीं लगाना चाहिए। जिस दिन उन्होंने देश के दुश्मन मोहम्मद अली जिन्ना को इस चुनाव के बीच में अपनी जुबान से बोल दिया, जानबूझ करके बोला गया है। जब मैंने कहा बाबूजी कल्याण सिंह जी को उन्होंने श्रद्धांजलि देना आवश्यक नहीं समझा, और जब उनके इतिहास के पन्ने खोले जाते हैं तो श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के समय में कब्रिस्तान की बाउंड्री बनती थी। उनकी सरकार के समय कहते थे मुस्लिम बेटियां ही मेरी बेटी हैं और उनके लिए ही जो योजना बनाएंगे हम बना करके उनको ही लाभ देंगे। कांग्रेस कहती थी देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। भाजपा ये नहीं करती है। नाम बदलने की जहां तक बात है, समाप्तवादी पार्टी मैं नहीं बना रहा हूँ। समाप्त तो इनको उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन कर रही है, क्योंकि इनके कर्म ऐसे हैं
जो कभी सत्ता में रह करके कभी विकास का काम नहीं किया, बिजली नहीं दिया, गुंडों अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया, और अब जब सत्ता में नहीं है तो कह रहे हैं कि हम बिजली देंगे। उनके समय बिजली आती नहीं थी, अब कह रहे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इनके समय लोग बिजली की तार में कपड़े सुखाते थे, बिजली का तार इनके सफाई ही काट करके ले जाते थे, ट्रांसफार्मर 2-2 महीने नहीं मिलते थे। इनके समय सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे रहते थे। आज हमारे यहाँ राजमार्ग हो, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे एक्सप्रेसवे हो, इनकी बाढ़ है। तो इनके और हमारे हम नाम नहीं बदल रहे हैं, नाम वो बदलते हैं। हम तो सम्मान देने का काम करते हैं। अगर जनता उनको समाप्त कर रही है तो हम कहेंगे क्या समाजवादी पार्टी का उदय हो रहा है? वो समाप्त हो रही तो समाजवादी पार्टी कहेंगे। अच्छा सर, एक सवाल ये उठता है, ये चुनाव क्या 2012 से 17 के समाजवादी पार्टी के आपके कुशासन, जो आपकी जिसको कुशासन कहते हैं, उसका चुनाव है, या 2017 से 22 में आपने जो किया उसका चुनाव? नहीं, देखिए 2012 से 17 के बीच में जो समाजवादी पार्टी सरकार ने कुकर्म किया, गलत काम किया, जनहित की उपेक्षा किया, और 2007 से 12 में जो बसपा ने किया, 2004 से लेकर के 2014 तक जो केंद्र में कांग्रेस ने किया, तो उनकी जो नाकामियां हैं उनकी याद दिलाना हमारा धर्म है। लेकिन जो हमारी उपलब्धि 2014 से लेकर के 2022 तक केंद्र में सरकार, 2017 से 2022 तक प्रदेश में सरकार, इसमें कोरोना का संक्रमण भी, उसके बाद भी विकास नहीं रुका, इसके बाद भी गरीब की जरूरतों का पूरा ख्याल रखा गया और उनकी जरूरतों को पूरा करने का काम किया गया। तो हमारे जो डबल इंजन की सरकार की सफलता है वह भी मुद्दा है। जो सपा बसपा की सरकारों के समय नाकाम रही हैं ये सरकारें, वह भी मुद्दा है। और सपा बसपा की बैसाखी पर जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार चली है वह भी मुद्दा है। मुख्यमंत्री पर सबसे ज्यादा अखिलेश जी निशाना साधते हैं, लेकिन आपके प्रति संवेदना दिखाते हैं, कहते हैं कि आप पिछड़ों का कुछ कर नहीं पाए, आपको बेचारा बना दिया गया, आपको स्टूल का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ये जो व्यक्तिगत हमला है इसलिए है कि पिछड़ों के नेता हैं आप? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी ही पिछड़ों का सबसे बड़ा अहित अगर इस धरती पे किया, दलितों का सबसे बड़ा अहित करने वाला अगर कोई नेता है तो वह श्री अखिलेश यादव जी हैं और मायावती जी। कांग्रेस ने तो जो दिल्ली में बैठ कर करना चाहिए उसने किया ही है। जहां तक श्री अखिलेश यादव जी की बात है, 2012 से 2017 में इनकी सरकार थी। ये बताओ किस अति पिछड़े वर्ग के लिए क्या इन्होंने किया है, क्या महत्व दिया है? आपने पिछड़े नेताओं की बात की, लेकिन सबसे ज्यादा जो मंत्री भागे बीजेपी छोड़ के वो सब पिछड़े थे, जितने विधायक भागे सब पिछड़े थे, और ओम प्रकाश राजभर भी पिछड़ों के नेता थे, वो भी भाग गए। तो कहीं कोई नाराजगी है क्या पिछड़ों में कि ये सब भाग गए और समाजवादी पार्टी से जाके अटैच हो गए? 2022 का रिजल्ट 10 मार्च को आएगा, इसलिए मैं कहता हूं 10 मार्च को समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन समाजवादी पार्टी बनाएगी। जो भाग के गए हैं उनके साथ कुछ नहीं गया है, सब मटेरियल हमारे पास है, खाली डिब्बा चला गया, खाली बोतल चली गई और चले गए, अच्छा हुआ। उनको भी अब भ्रम टूट जाएगा कि वो जनता के नेता नहीं है, वो खाली डिब्बा थे, अब खाली डिब्बा हैं और खाली डिब्बा रहेंगे। आपने आग्रह किया था लोगों से रुकने का, वापस आने का, अफसोस है क्या कि राजभर भी चले गए और बाकी मंत्री भी चले गए? नहीं, हम तो हर हाल में चाहते थे, भाजपा सबका साथ सबका विकास चाहती, सबको सम्मान देती है। अगर किसी को जाना था तो 6 महीने, साल भर, 2 साल पहले चला जाता। चुनाव घोषित होने के बाद जाएगा तो जनता उसके बारे में सोचती कि केवल फायदा ही फायदा चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी की जहां तक आप बात करते हैं, मैं नाम नहीं लेता उनका, चूंकि आप सवाल कर दिए इसलिए कह दे रहा हूं, उनको बर्खास्त किया गया, वो गए नहीं है। उनका नाम क्यों नहीं लेते हैं सर? वो तो सीधे हमला कर रहे हैं कि उनके ऊपर अटैक कराया गया है। इतनी उनकी क्षमता नहीं है कि उनका हम नाम ले। उनके ऊपर वो कह रहे हैं कचहरी में कल हमला करा दिया गया। वो वहाँ उनका क्षेत्र है, वो इशू नहीं है मेरे समझ से। मैं लगता है भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीत रही है, 60% से ज्यादा वोट पा रही है। फिर से 10 मार्च के बाद भाजपा की सरकार शपथ ले रही है। फिर से दूसरी पारी में, जो पहली पारी में हमने शानदार काम किया है, उस उपलब्धि पे चुनाव लड़ रहे हैं और अगली पारी में हम और भी शानदार काम करेंगे। अगली सरकार अगर आपकी बनती है तो प्राथमिकता में क्या होगा? क्या ऐसा है जो बच गया? संकल्प पत्र प्राथमिकता के रूप में जनता के सामने रखा हुआ है। हमारी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता है, उसके जीवन में खुशहाली है, उसके लिए रोजगार है, उसकी सबसे पहले सुरक्षा है। क्योंकि चाहे वो गरीब मजदूर किसान हो और चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे आप पत्रकार हो, चाहे कोई अधिवक्ता हो, अगर कोई सुरक्षित ही नहीं रहेगा किसी राज्य के अंदर, वहाँ क्यों रहना चाहेगा?
सपा सरकार के समय यूपी छोड़ छोड़ करके क्यों लोग भाग रहे थे? क्योंकि जब सुरक्षा को खतरा होगा कोई नहीं रहना चाहता। भाजपा सुरक्षा कवच है, ये प्रदेश के लोग जानते हैं। और समाजवादी पार्टी और अन्य जो राजनीतिक दल हैं वो सुरक्षा के लिए खतरा है, ये सारे लोग जानते हैं। इसे सुरक्षा जहां होगी वहां लोग रहते हैं। भाजपा है तो सुरक्षा है, सपा बसपा कांग्रेस है तो खतरा ही खतरा है। सर 2 फेजेस के चुनाव हो चुके हैं, 113 सीटों पे वोट डाले जा चुके हैं। कितनी सीटें बीजेपी को लगभग मिल रही? देखिए, मेरा मानना है कि पहले चरण में ही साइकिल उड़ करके सैफई चली गई थी, हाथी उड़ करके मायावती जी के बंगले में चला गया था और हाथ के पंजे वालों को कोई फोटो खिंचाने वाला नहीं मिल रहा। इसलिए जबरदस्त जीत 2017 की तरह 2022 में भी हो रही है। मुझे लगता है कि 110-11 सीटों का जो चुनाव हुआ है इसमें हम लोग लगभग 85 से 90 सीटें जीत रहे हैं। एक सवाल सर ये है कि फ्री राशन आपके लिए बड़ा मुद्दा है, गांव में लोगों को मिल रहा है, लेकिन जब हम गांव में जाते हैं ना तो लोग कहते हैं 5 किलो राशन के ज़्यादा भारी जो आवारा पशु है ना वो हैं, क्योंकि वो खेत खराब कर रहे हैं। उन किसानों से क्या कहना चाहेंगे कि आखिर सरकार फिर आएगी तो उससे निजात मिलेगी? नहीं, हमने बजट में व्यवस्था 2017 से 22 के अंदर भी की है। हर न्याय पंचायत स्तर पर ऐसे निराश्रित जो पशु हैं उनके आश्रय स्थल बनाए गए हैं। टिकैत साहब बड़े नाराज हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं टिकैत साहब, राकेश टिकैत, कि इस चुनाव में अब पर्चा बांटेंगे और कहेंगे कि बीजेपी ने जो वायदा किया था वो पूरा नहीं किया। देखिए, उनका कोई इस चुनाव में कोई रोल नहीं है और अगर वो रोल वैसे भी अदा करना भी चाहेंगे तो उसका कोई किसानों में या जनता में कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे भी कोई इस आंदोलन का असर नहीं था, लेकिन तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद जो आवश्यक कार्रवाई है जो हर सरकार से होनी वो सब कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इन किसानों को तो विपक्षी दल के लोगों ने भाजपा के रोको प्रतियोगिता के लिए एक मोहरा बनाया था, लेकिन तीनों कृषि कानून वापस करने और फिर किसानों से माफी मांगने का काम बड़ा दिल दिखा करके जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। किसान माफी नहीं किए, वो और खुल करके भाजपा का कमल खिला रहे हैं। किसी किसानों के बूथ से भाजपा हारेगी नहीं, ध्यान रखिए। चलिए अब हम पहुंचने वाले हैं सर, आखिर सवाल ये पूछ लेता हूं, इस बार चुनावी मुद्दा आपका क्या है और लोगों से किस नाम पे वोट मांगेंगे? हमारा मुद्दा तो सुशासन है, विकास है, लोगों की सुरक्षा है, गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब तक, किसानों की आमदनी बढ़ाना, हर घर में एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराना, नौकरियों में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसको पूरी तरह से हमने खत्म किया है। आगे और जीरो करने की हर प्रकार से जो योजना बनानी वो बनाने का काम करेंगे। प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। कोई गरीब आदमी ऐसा ना बचे जिसका अपना निजी घर ना हो। ये मेरे प्रधानमंत्री जी का सपना है। यूपी सरकार इस मामले में नंबर 1 पर काम कर रही है। कोई गरीब ऐसा ना हो, वृद्ध ऐसा ना हो, दिव्यांग ऐसा ना हो, कोई विधवा माता बहन ऐसी ना हो जिनको पेंशन मिलनी चाहिए नहीं मिल रही है। कैंप लगा लगा करके उनका पेंशन भी बनवाएंगे। जो 500 रुपए महीने सभा के सरकार के समय थे उसे बढ़ाकर 1000 किया गया है। अगला जो हमारा कार्यकाल शुरू होगा उसमें 1500 रुपए महीना देंगे। तो ऐसे संकल्प पत्र में तमाम हमने जो रोड मैप रखा है जनता के सामने, उसके कारण से भी हमें बड़ा समर्थन मिल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।